होमवर्क डिस्कस कर लें पहले, है ना? Yes, sir. क्या क्वेश्चन दिया था, पढ़ो जरा होमवर्क में। A अब bulb X of unknown volume बल्ब एक्स, है ना? Yes, sir. ये होमवर्क एक दिया हुआ है, बल्ब एक्स कोई है, ठीक? Unknown volume. एक्स है ये, और इसका वॉल्यूम जो है वो अननोन है, Yes, sir. ठीक है? आगे बोलें। containing a gas at 1 atm pressure 1 atm प्रेशर पे इस पे कोई गैस भरी हुई है, Yes, sir. ठीक है? आगे बोलें। to an adequate bulb of 0.5 L with the help of valve. On opening the एक मिनट, मतलब ये किसी और बल्ब से जुड़ा हुआ है, Yes, sir. वॉल्व की हेल्प से, ठीक है Yes, ना? sir. ये एक और बल्ब से जुड़ा हुआ है वॉल्व की हेल्प से, ठीक है? आगे क्या बोलता है? इवैक्यूएटेड बल्ब होगा, मतलब नया वाला जो है उसमें वैक्यूम है, Yes, sir. उसकी value है ना? 0.5 है. ठीक? और इसका कितना है? 0.5 वॉल्यूम है। Yes, sir. चलो, इसका वॉल्यूम है 0.5, सर वॉल्यूम है तो 560, है ना? देखते हैं और क्या बोलता है। on opening the valve the pressure in the whole system becomes 570 mmHg. नया प्रेशर जो है वो 570 mmHg हो जाता है, ठीक है? तो क्या बोलता है? क्या कैलकुलेट करना है? एक्स का वॉल्यूम, एक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है? एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। Yes, sir. इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि ये वॉल्व जब खोल दिया गया है तो पुराना वाला जो बल्ब था उसका वॉल्यूम तो हमें नहीं मालूम, यस सर, Yes, sir. उसका वॉल्यूम नहीं मालूम। नए वाले का वॉल्यूम जरूर 0.5 लीटर है, Yes, sir. लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि गैस पूरी की पूरी निकल करके उसमें आ जाए। Yes, sir. गैस तो इसमें भी रहेगी और इसमें भी रहेगी, ठीक? तो ये जो मैंने V2 0.5 लिख दिया है ना? मुझे लगता है ये V2 0.5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ V2 हम एक्चुअली गैस के वॉल्यूम को शो कर रहे हैं, Yes, sir. है ना? और गैस जब इस बल्ब में से निकल करके यहाँ पे आई तो ये बल्ब पूरी तरह खाली थोड़ी ना हुआ, मतलब वो गैस दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई हुई। अभी तक जो एक कंटेनर में भरी हुई थी, अब वो गैस दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो दो जगह यदि डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो नया वॉल्यूम जो होगा वो 0.5 तो होगा ही होगा, साथ में V1 भी तो होगा, Yes, sir. इसका वॉल्यूम भी तो होगा, नहीं होगा? Yes, sir. आई या नहीं आई बात समझ में? तो ये रिलेशन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है ना? अब आप इस पे रिलेशन, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाइए, Yes, sir. ठीक? ये 1 ATM पे भरी हुई है, 1 ATM यानी 560 760 mmHg, ठीक है? तो अब आप इस पे अप्लाई करिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना? और सॉल्व करिए, बकायदा डायग्राम बना करके यदि सॉल्व करेंगे, ठीक? जो बच्चे 2-3 मिनट लेट आए हैं उन्हें बता दूं मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं। बॉयल्स लॉ के ऊपर एक होमवर्क दिया हुआ था कि कोई एक बल्ब है, उसका वॉल्यूम X है और उसमें प्रेशर जो है 1 atm है, उसमें कोई गैस भरी हुई है और इसको एक नए बल्ब से हमने अटैच कर दिया और उस नए बल्ब में वैक्यूम है और उसका वॉल्यूम 0.5 लीटर है, ठीक? उससे प्रेशर में ये चेंज आ जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए कि पुराना जो कंटेनर था या बल्ब था उसका वॉल्यूम कितना है। ये वाला होमवर्क देख लीजिए, इसे हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक? तो उस बल्ब के वॉल्यूम को हमने V1 ही रहने दिया या X एज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर 1 atm मतलब 760 mmHg दिया है, नया प्रेशर 570 हो गया है, ठीक है ना? और साथ में क्या बोल रहा है कि नया वॉल्यूम कितना होगा, ठीक? तो इस वाले वॉल्यूम प्लस इस वाले वॉल्यूम दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करा है? क्योंकि गैस दोनों जगह फैल गई है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि यहीं पे भरी रह जाए, वो गैस दोनों जगह फैल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो और बताओ। Yes, sir. एक और है क्या? Yes, sir. So second का आंसर, एक मिनट, क्वेश्चन में ये नोट कर लिया भाई सभी लोगों ने? चलो ठीक है। सर इसमें भी आंसर नहीं है. आंसर नहीं मालूम? सर 9.3 पर। ठीक है, ऑप्शन थे क्या सर इसे फर्स्ट वाले का आंसर नहीं है वैसे। इस वाले का? यही है फर्स्ट। सर 0 से कम आ रहा है। हाँ यस सर। एक मिनट रुक जाओ।
कहाँ से दिया था मैंने क्वेश्चन? इसी में से दिया था ना? हाँ, तो 0 से कम आपका 0.93 ऐसा कुछ आ रहा होगा ना? But sir, option में 2.5, 1.5, 3.5, 4.5. Yes. The liter. 1.5 लीटर नहीं आ रहा है क्या? Sir, 1.5 no sir. क्यों? कम था सर। Sir, वो 57/58 कुछ आता है. नहीं, बिल्कुल सही आ रहा होगा। आप ये वैल्यूज पुट करो जरा, Yes sir. ठीक है ना? ये वैल्यूज पुट करिए, 1.5 लीटर आपका आंसर So आएगा। 1 atmosphere into this is 760 into तो पहले वॉल्यूम थी सर वो 760 इंटू V1 is equal to P2 यहाँ पे सर. इक्वल टू 570 है ना? Yes, sir. और इंटू 0.5 V1 plus 0.5 प्लस ये चलो एक 0 कैंसिल हो जाएगा और सर हाँ। वो 76 वो 57 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57/2 प्लस 57 V1 हाँ। फिर इधर ले आएंगे सर उसको तो 29 V1 इक्वल चलो एक मिनट देख लेते हैं ना। 760 V1 इक्वल टू ये 570 इंटू 0.5 570/2 है ना, प्लस 570 V1, सर 290 ठीक। V1 हो जाएगा वो. ये 760 माइनस 570 क्यों भाई किया है यहाँ पे, ठीक। और ये कितना आ रहा है? 570 मतलब 250 235 यस सर. है ना? ये कितना आ रहा है? 290 290 पक्का? यस ये 290 आएगा? 190 आएगा सर। यस सर 290 सर 1.5 ही है। है ना? Yes sir. तो अब आंसर आ जाएगा आपका 1.5, यस सर. ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सर 9.3%. 9.3% आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बताओ, सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ दें, आप ही पढ़ दें। that an ideal gas is taken from the surface of the sea deep to the depth of 100 meter. वेरी गुड। सुनिए, बलून खरीद लिया, बीच पे कभी गए थे, है ना? तो बीच पे गए तो खेलने लगते हैं लोग जनरली जा कर के, तो एक बलून ले लिया और फिर अचानक जो है ना, देखा किसी का भाषण सुन लिया राहुल गांधी टाइप का, तो कूद गया समुद्र में वो बलून लेके गुस्से में, है ना? और कूद गया तो कहाँ तक चला गया? 100 मीटर नीचे चला गया दंदनाता हुआ, ठीक। अब 100 मीटर नीचे तक चला गया है, तो इनका कहना है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? यस सर. यही है ना? हाँ, नेचुरल बात है, कम हो जाएगा। मुझे लगता है पिचक ही जाना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से उसको, बहुत है। अच्छा लगेगा सर. तो एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई थी, यदि आप थे लास्ट क्लास में तो, यस सर. है ना? क्या बात बताया था कि जो CmHg है, अब आपको उसको वाटर के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि अब आप पानी में कूद चुके हो और पानी में कूद करके आप नीचे जाते चले जा रहे हैं, गहराई में और गहराई में जाते चले जा रहे हैं। तो 1 ATM जो प्रेशर है वो 76 CmHg होता है। यस सर. और मैंने आपसे कहा था इस CmHg को CmH2O में कन्वर्ट कर लें, है ना? तो CmHg 1 CmHg इज इक्वल टू 13.6 CmH2O। जो बच्चे यदि नहीं थे लास्ट क्लास में तो नोट कर लेना इस बात को, ठीक, कि 1 CmHg जो होता है वो 13.6 CmH2O होता है, ठीक है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 76 इंटू 13.6 CmH2O लिख सकते हैं। यस सर. यस सर. आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक। ये कहां हो गया? एट सी सरफेस, ठीक। तो ये प्रेशर अब कहां पर है? सी सरफेस पर है। ये P1 है आपके पास। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? अब उस बलून का कोई वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? नो सर. नहीं दिया हुआ है। तो बलून का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हम उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। कर लिया एक्स एज्यूम। अब क्या हुआ? वो कूद गया। कहां पे कूद गया? सी के अंदर कूद गया, ठीक। और कहां तक चला गया? 100 मीटर डेप्थ तक चला गया, ठीक। तो 100 मीटर डेप्थ तक यदि वो चला गया है कूद करके, है ना? ये क्या बोल रहा है कि कोई के पास एक बलून था, वो सी लेवल पे था, सी सरफेस बी चीज पे कहीं बैठा हुआ था
और फिर उस बलून को लेकर के वो कहां पे कूद जाए, समुद्र के अंदर कूद जाए और 100 मीटर डेप्थ तक चले जाए, तो बताइए वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ये क्वेश्चन था, बलून के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। जो कूदा उसके भी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा वैसे तो, है ना। अब तो हमने कहा उसके पास प्रेशर कितना है, तो सी सरफेस पे CmH2O के फॉर्म में इतना प्रेशर है। वॉल्यूम बलून का हमको नहीं दिया हुआ है तो हमने उसको एक्स एज्यूम कर लिया। कूद गए, नीचे चले गए कूद करके। अब नीचे चले गए तो नेचुरल बात है प्रेशर तो चेंज होगा। कहां तक चले गए, 100 मीटर तक। ठीक, तो जो न्यू प्रेशर होगा वो वाटर 100 मीटर यानी 100 × 10⁻² सेंटीमीटर, ये तो लगेगा ही लगेगा। प्लस ये एडिशनल प्रेशर भी तो लगेगा, जो सरफेस पे लगता था वो तो उतना लगेगा ही लगेगा, साथ में पानी का प्रेशर भी तो लगता चला जाएगा। ठीक, तो ये वाटर का प्रेशर हो गया, प्लस ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, डबल प्रेशर लगेंगे पानी के अंदर, तो दोनों को ऐड करना पड़ता है। आ गई बात समझ में। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, P2। ठीक, और नया वॉल्यूम आपको क्या करना है, मेजर करना है। इज इट क्लियर, रिलेशन लगा दीजिए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा अपने को, यदि इच्छा हो तो। बोलें क्या डाउट है। सर जैसे वो सरफेस पे था तो सर उसके ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, पर सर अगर वो 100 मीटर डीप चला गया तो सर वो प्रेशर को अपन उसमें जो H rho g है वहां पे फाइंड कर लेंगे, प्लस एटमॉस्फेरिक तो पूरा अंदर का, और सर ये सरफेस का, तो सर इनिशियल और फाइनल प्रेशर पता चल गया, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसा करना हो अपन, दो सोचने का तरीका अलग है, बात अपन काम तो वही कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, और कुछ होमवर्क है? नहीं, चार्ल्स लॉ पे क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ, जी यस सर। तो हम लास्ट क्लास में चार्ल्स लॉ डिस्कस कर रहे थे। ये बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ कहां पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यस सर। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ हमने बनाए हुए हैं हम उनको आइसोथर्म कह रहे हैं, यस सर। आइसोथर्म कह रहे हैं। ठीक है, अब बात क्या होने वाली है, यहां पे इसको हटा दूं क्या, नोट कर लिया सभी ने, है ना। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर होने वाला है। यस सर। और मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक, क्योंकि अब वो लास्ट क्लास का काम था। यदि कोई एब्सेंट था तो वीडियो डाल दूंगा, कल देख लेना, है ना। तो वहां हमने बोला था V इज प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कौन है, प्रेशर। ठीक है ना, मास तो है ना, मास तो हमेशा ही कांस्टेंट है, क्योंकि आप मास को यदि चेंज करते रहेंगे, नई नई गैस भरते रहेंगे, तो कोई सा भी लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मास हमें कांस्टेंट रखना ही है वहां पे। ओके, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल, डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि ये बात वहां नहीं लिखी हुई हो तो लिख लेना। ठीक है ना, हमने लिखा है डेंसिटी लास्ट क्लास में, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहीं स्पेशल पॉइंट करके लिख लेना इस बात को, ठीक है ना। तो इसी रिलेशन को हमने ऐसा लिखा था, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी और वो था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है ना जी, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या था, तो -273 डिग्री सेल्सियस, और -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसको हमने कहा था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बहुत अच्छे से मैंने दो ग्राफ एक्सप्लेन करे थे आपके सामने। मैंने कहा था यदि आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ ऐसा है, ठीक है। पर यदि आप वॉल्यूम और स्मॉल टी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो वो ऐसा कहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं यहां कहीं से चालू हो रहा है। ठीक, तो ये वाली लाइन नहीं देंगे आपको कभी भी एग्जाम में, आपको ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट देंगे। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना, ये सब हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं।
है। अब रिलेशन क्या रहने वाला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। कैसे पहचानोगे कि ये चार्ल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल है? कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ बने होते हैं, इन ग्राफ को कहा जाता है आइसोबार्स, ठीक। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमने उन ग्राफ को आइसोथर्म लिखा था, ऐसे इस ग्राफ को आप लिख सकते हैं आइसोबार। लिख लीजिए, इन ग्राफ को क्या कहेंगे हम? ये जो ग्राफ बने हुए थे लास्ट क्लास में, इनको हम कहते हैं आइसोबार। कांस्टेंट प्रेशर पे बने हुए ग्राफ आइसोबार कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। अ गैस ऑक्यूपाई 200 milliliter volume. A gas occupied 200 milliliter volume at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius, calculate new volume if temperature फिर से लिख लें। अ गैस ऑक्यूपाइड 200 मिलीलीटर वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इंक्रीज टू 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। लगाइए दिमाग। सर क्या आंसर आया बोले? 306.3 306.3। बाकी बच्चे कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। पहला वॉल्यूम कितना बोल रहा है? 200 मिलीलीटर, 200, ठीक। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नया वॉल्यूम मेजर करना है, टेम्परेचर कितना है? 310। क्या सड़ी सी बात है। हो गया सॉल्व कि नहीं हुआ? ठीक। कितनी बार बोलूं कि टेम्परेचर हमेशा काय में रखना है? केल्विन में रखना है। क्लियर? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 400 milliliter of a gas, 400 milliliter of a gas present in a container at 27 degrees Celsius, 27 degrees Celsius, attach with a piston at constant pressure, what will be new volume if gas cooled to 0 degree Celsius?
0 डिग्री सेल्सियस। लगाएं दिमाग। सर डन। चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं। 364 यस सर 364 है ना, सभी का आया होगा। यस सर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 400 मिलीलीटर गैस है, 27 डिग्री सेल्सियस पे भरी हुई है और 27 पे मतलब 300 केल्विन पे, ठीक। और उसको ठंडा करके आपने 273 कितना कर दिया है, तो ठंडा करके आपने उसको कर दिया 273, 364 है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जीरो, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को आपको यहाँ पर केल्विन में रखना है। कांस्टेंट प्रेशर लिख ही दिया है, और कांस्टेंट प्रेशर यदि लिख दिया है तो चार्ल्स लॉ है, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। क्लियर है, हो जाएगा। अब ये मैथमेटिकली कैसा सॉल्व करना वो थोड़ी ना सीखेंगे अपन, वो तो आप कर ही लोगे। ओके चलिए डाली हेडिंग, नेक्स्ट साइड हेडिंग पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज अमंटन्स गैलुसैक लॉ। अमंटन्स गैलुसैक लॉ जी। तो पिछली क्लास में ही हम बात कर रहे थे कि अचानक किसी रेस्टोरेंट में आग लग गई है, किसी के किचन में आग लग गई है ना, और अचानक से वहां पे सिलेंडर फटने चालू हो गए। आज किसी ने एक वीडियो भी भेजा मुझे, है ना, तो किसी ने एक वीडियो भी भेजा, वहीं कोई बड़ी डेंस सी कॉलोनी है और वहां पे ऐसे हवा में उछलते दिख रहे हैं सिलेंडर, वो बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक। तो उसका सीधा सा रीज़न क्या है, यहाँ पर अमंटन्स लॉ है। तो सिलेंडर की बात हो रही थी, वो मेल्ट होकर के या तो फिर वो पिघल करके लंबा हो जाए, या फिर वो अपने वॉल्यूम को कैसा बनाए रखे, कांस्टेंट। और यदि वो अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाए रखता है तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इसमें एक बात याद रखना कि इसको ऐसा ही लिखना ठीक होता है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा था V is proportional to T, इसको ऐसा लिख दूं T is proportional to V, सही है, एक ही बात है, ठीक है ना। वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो डिपेंडेंसी किस पे है उसके प्रोपोर्शनल लिखना है ना। तो ऐसे यहाँ पे प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। लेकिन ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब वहां पे वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट हो, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर, उसकी एक कैपेसिटी होती है ना, एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है हर कंपनी, तो इतना प्रेशर वो एक्सर्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, वहां तक तो वो सह लेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा यदि प्रेशर हो गया तो फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, समझे। ऐसा ही होता है कि जब हम बलून को फुलाया करते हैं तो बलून के अंदर भी क्या हो रहा, आप नई गैस को भरते चले जा रहे हैं तो उसकी एक कैपेसिटी है फूलने की, उतना तो वो फूल गया, लेकिन उससे ज्यादा यदि आपने गैस भरी तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी बात है, हालांकि उस बलून को फुलाने में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन मिलती जुलते से बातें हैं। तो P is proportional to T, तो P is equal to KT या P/T is equal to K। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए
हम वैसे ही रिलेशन का यूज करेंगे जैसे हम चार्ल्स लॉ में यूज कर रहे थे, v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना? तो चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, at constant volume, for given mass of gas, pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. नोट कर लीजिए। Yes, sir. ठीक है। यहां भी बात वही लगती है, यदि इसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछा जाएगा ना, ठीक, तो यहां देखना हम कंपेयर करके ही पढ़ रहे हैं, बाजू में चार्ल्स लॉ लिखा हुआ है, ठीक, तो चार्ल्स लॉ से ही हमने कंपेयर करा हुआ है, बिल्कुल मिलता जुलता क्या हो गया, अमंटन्स लॉ हो गया। अब चार्ल्स लॉ के अंदर क्या हुआ था, यहां देखना जरा, कंपेयर करने की बात हम कर रहे हैं, प्रेशर फिक्स रखा था, तो हमने उसमें क्या लिखा था, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस माइनस V0T/273, यस सर, ऐसे लिखा हुआ था। Yes, ठीक है, sir. तो इसमें हुआ क्या था, सर हर एक डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज होने जी। पे जो 273 वॉल्यूम इंक्रीज हुई। यदि आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करा तो न्यू वॉल्यूम 0 डिग्री वाले वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यस सर, ऐसा हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है ना? तो इसी चीज को यदि प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता PT इक्वल्स टू P तो वहां पे सिर्फ ये जो आपने V लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे क्या हो जाता, वहां पे P हो जाता। यस सर, ठीक, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे यदि कहीं क्वेश्चन पेपर आ जाता है या कोई क्वेश्चन से हमारा सामना हो जाता है, मान लीजिए, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से अभी टर्म 1 के पेपर बने हुए हैं मैथ्स के और फिजिक्स के 12th क्लास में, है ना, पूरे देश में बड़ी हलचल मची हुई है भाई, कि बहुत ही ऊपर लेवल पे जाकर के पूछ रहा है CBSE। अब केमिस्ट्री होने वाला है ट्यूसडे को, देखें क्या होता है कि नहीं? तो ऐसी आप लोगों की भी तो बारी आएगी ना, नेक्स्ट ईयर आपकी टर्न है, यस तो आपकी टर्न आएगी तो फिर हमको तो पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो इसलिए कृपया करके कॉपी में इसे भी पहुंचा दें। कंपेयर किया है मैंने चार्ल्स को और अमंटन्स को A और B पॉइंट के थ्रू। ठीक है, हो गया। Yes, sir. यस सर, क्वेश्चन लिखना जरा, सिंपल से किसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ गैस फिल्ड इन 5 लीटर सिलेंडर, a gas filled in 5 liter cylinder at 27 degrees Celsius, a gas filled in 5 liter cylinder at 27 degrees Celsius exert a pressure 2 atm, what will be new pressure,
if temperature increase to 270 डिग्री सेल्सियस, if temperature increase to 270 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया लेकिन ठीक है, कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। So 3.62 atmosphere. चलिए आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली आप लोग अब उसको सॉल्व करते रहना, आप तो कंसेप्ट देख लीजिए। ठीक, इनिशियली वो प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है, कितना एटीएम, 2 ATM, ठीक है ना, 2 ATM, और टेम्परेचर है 300, और नया प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है जब प्रेशर टेम्परेचर कितना हो गया, 543 ठीक है ना। उठा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। है थोड़ी सी एंडमेंट तो वैल्यूज रहेंगी, क्या कर सकते। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, अभी के अभी करके बताना है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए, बुक में से दे रहा हूं आपके। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कुकिंग गैस सिलेंडर कैन withstand a cooking gas cylinder can withstand 14.9 ATM pressure, 14.9 ATM pressure. The pressure gauge of cylinder indicate gauge of cylinder indicate 12 ATM at 27 degrees Celsius, 12 ATM at 27 degrees Celsius. Due to sudden fire, the temperature start rising at what temperature the cylinder will explode, at what temperature the cylinder will explode। है प्यारा क्वेश्चन। Yes, sir. सोचो। चलिए, काश इतना टाइम होता। तो 372.5 केल्विन। ठंडा कर दिया। सर केल्विन। हाँ,
है ना। फिर टेम्परेचर उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ सर, कुछ 100 कुछ ऐसा 100 122.5 केल्विन। नहीं सर, 122 नहीं सर, 370। नहीं, यहां भी कोई आंसर आया है 273 केल्विन मतलब कितना होता है 7 डिग्री सेल्सियस है ना। 273 केल्विन मतलब कितना होता है, सर। मेरा 99.5। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। 273 केल्विन यानी कितना होता है, 1 डिग्री 0 0 डिग्री होता Yes, sir. है ना। ठीक है। आ गई गलती समझ में है। अभी 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ, फटने के लिए ठंडा कर दोगे उसको, बर्फ लगाओगे चारों ओर से चिपका दोगे। ठीक, चल ये साइंटिफिक मेजरमेंट है। यस सर। आपके घर में जो कुकिंग गैस सिलेंडर है वो 14.9 ATM तक सह सकता है, ठीक है ना। और अभी जो आपने एक प्रेशर गेज उसके ऊपर लगा के देखा कि अंदर प्रेशर है कितना, आखिर चेक तो करें, तो 12 ATM है, ठीक। और उस समय टेम्परेचर कितना है 27 है, और वो सह कितना सकता है 14.9, ठीक। तो आप टेम्परेचर चेक कर लें कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो 14.9 हो जाएगा, यस सर। ठीक। उससे ऊपर पे फटेगा, यस सर। ठीक। इतने टेम्परेचर पे तो उसका कितना होगा 14.9 होगा। यस सर। और उसने पूछा है एट विच टेम्परेचर इट विल एक्सप्लोड, समझ गए। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो मेरा ऐसा सोचना है कि कुछ 1000 के आसपास, देख लो कितना आ रहा है सेल्सियस में या केल्विन में ही आप निकाल लो, तो 300 इंटू 14.9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो ये जो है 3.9 है ना, देख लो कितना केल्विन आ रहा है। उतना केल्विन तक वो सह सकता है। उसने पूछा है कि फटेगा कब, तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऊपर यदि हुआ तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। सर 98.5 डिग्री सेल्सियस। नहीं यार, पक्का यस सर। ऐसा, चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं, तो है सर ना। 98.5। चलो मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही फट गया वो, है ना। तो फिर कुछ मेजरमेंट इनने जो दिए हुए हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसे बनाए जाते हैं सिलेंडर की वो लगभग 700-800 डिग्री सेल्सियस तक सह जाएं, है ना। ऐसे 100 पे फटने लगे तो हर कहीं फटते रहेंगे, है ना। ठीक, चलिए अच्छा एक होमवर्क देते हैं, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। होमवर्क लिखिए, एन आयरन सिलेंडर कंटेन हीलियम, an iron cylinder contain helium at a pressure of 250 kilopascal, 250 kilopascal at 300 Kelvin, 250 kilopascal at 300 Kelvin. The cylinder can withstand 1 into 10 to the power 6 Pascal, 1 into 10 to the power 6 Pascal due to sudden fire, pressure increase, determine cylinder will blow up, before it melts or not, given melting point of cylinder,
1800 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर 1800 केल्विन। समझ गए बात को? ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? इसी क्वेश्चन को उल्टे तरीके से दे दिया है ना? इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इतना इतना वो सह सकता है, बताओ कितने पे फटेगा, और यहां पे बोल रहा है कि फट जाएगा या फिर मेल्ट हो जाएगा, है ना? और आपको वहां पर उन्होंने एक मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हमने बॉयल्स लॉ देख लिया है, चार्ल्स लॉ देख लिया है, अमंटन्स लॉ देख लिया है। नेक्स्ट हेडिंग डाली है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ जी, सभी पहचानते हैं इन्हें तो, अंकल को। अवोगाद्रो, है ना? ठीक, तो क्या बोला था अवोगाद्रो ने जब फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे, तो खूब न्यूमेरिकल करे थे, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ठीक, और किसी का भी यदि 1 मोल होता था तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, होते थे। ठीक, और जो हम वॉल्यूम वहां बोला करते थे, हम कहते थे 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल। ठीक है ना? तो वो एचटीपी कंडीशन है, मान लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मीनिंग क्या है यहां पर? तो एचटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वॉल्यूम है 22.4 लीटर। क्लियर? तो कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो SO2 हो, O2 हो, N2 हो, कोई सी भी गैस हो, यदि वो एचटीपी पे है ना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, 22.4 लीटर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23, कोई सी भी गैस क्यों ना हो। आ गई बात समझ में? मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम यदि है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ये अवोगाड्रो कहना चाह रहे थे आप लोगों से, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू N। और कैसी मजे की बात है कि जब बॉयल्स लॉ हम पढ़ रहे थे V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ था, है ना? चार्ल्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू T पढ़ रहे थे तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ। अमंटन में P इज प्रोपोर्शनल टू T पढ़ रहे थे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, मोल भी दिख रहा है। अच्छा, मोल इन सब में ही कांस्टेंट थे ऑलरेडी, मोल तो कांस्टेंट ही थे। अब इसमें वॉल्यूम भी दिख रहा है, मोल भी दिख रहा है, मतलब मुझे टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट। समझ गए बात को? ठीक, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट। यदि दोनों को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना? ये अवोगाड्रो लॉ है, लिखो जरा फटाक से। According to this law, equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules ओके, ये लिख लीजिए V इज प्रोपोर्शनल टू N, एक बॉक्स बना लीजिए, V इज प्रोपोर्शनल टू N, है ना? N क्या है? यहां नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है,
एक स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, STP। STP इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। इसमें लिख लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर and 1 mole of each gas, 1 mole of each gas consist 22.4 liter volume, 22.4 लीटर वॉल्यूम। आ गई बात समझ में? तो कोई सी भी गैस हो, यदि आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हर गैस के लिए वॉल्यूम कितना होगा यहां पर, ठीक, 22.4 लीटर हो गया, है ना। इसके ऊपर अलग से ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स हमें नहीं करने हैं, वो अभी आगे अंदर अपने आप आ जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें देखो हमने लिखा कि नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिख लिया है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच गैस कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ठीक है ना। चलिए, तो ये 4 बेसिक लॉ कहलाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप 12th में पहुंच जाएंगे और पहुंच ही जाओगे, ठीक, तो वहां पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि सेकंड यूनिट आपको पढ़नी है सॉल्यूशन। लिक्विड है एक प्रकार से, है ना, लिक्विड स्टेट है वो 12th में हमको पढ़नी है। और 12th में जब हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आल्सो ओबे गैसियस लॉज। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी गैसियस लॉ को फॉलो करते हैं। और थोड़ा सा याद करो, लगभग सभी लोग टर्म 1 पढ़े हुए हो मुझसे, तो हम लोगों ने मोलेरिटी वहां पढ़ा था, पढ़ा था मोलेरिटी, ठीक। और एक पॉइंट मैंने जरूर वहां लिखवाया होगा आपको कि मोलेरिटी चेंज विथ टेम्परेचर, है ना, ठीक। तो मैंने आपको वहां लिखवाया होगा मोलेरिटी चेंज विथ टेम्परेचर, और उसके पीछे रीजन क्या था कि मोलेरिटी है मोल अपॉन वॉल्यूम। सुनना ध्यान से, मोलेरिटी है मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और अभी हमने पढ़ा V is proportional to T, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलेरिटी डिक्रीज। आई यहां तक बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए साइड हेडिंग आ लिए और लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। तो इनिशियली साइंटिस्ट लोग क्या करने लगे, वो मानने लगे कि गैसेस आइडियल गैसेस हैं। मतलब वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, गैलुसैक लॉ सभी को पूरी तरह क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, ओबे कर रही हैं, ठीक है ना। तो कोई भी किन्हीं रूल्स को जब फॉलो करता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या मान लिया, गैसेस को आइडियल मान लिया, आइडियल कंडीशंस में मान लिया। अब एक बात ये निकल के सामने आई कि हम जितने भी लॉ अभी तक हमने 4 डिफरेंट लॉ डिस्कस किए हुए हैं, और सभी में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई चीज कांस्टेंट है, है कि नहीं। पर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ भी कांस्टेंट ना रहे, ठीक, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ना मोल कांस्टेंट है, तो फिर कुछ ना कुछ तो एक लॉ हमारे पास होना चाहिए, कोई एक कंबाइंड इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के एक इक्वेशन बनाई हुई है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सारे लॉ को आप आपस में यहां मिला लीजिए एक्सेप्ट अमंटन्स लॉ, ठीक है ना। अमंटन को नहीं मिलाना है ना, जिसमें वॉल्यूम आ रहा है ना, ठीक, उन लॉ को हमने क्या कर लिया है, मिला लिया है, ठीक। तो आपके पास आया कि जो भी लॉ आपको समझ में आ रहे हैं, V is proportional to 1/P, बहुत सिंपल बात हो चुकी है, अब तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, ठीक है ना। और
According to Avogadro's law, V is directly proportional to N. और ये सब सिंपल लॉ हमें नजर आ रहे हैं, ठीक। और यदि हम सभी को कंबाइंड कर देते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू NT बाय P। Yes, sir. बोलो हाँ, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू NT बाय P, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू NT हो जाएगा। PV इज प्रोपोर्शनल टू NT और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लग के रहेगा R, R. ठीक। कौन सा कांस्टेंट लगेगा? कैपिटल R कांस्टेंट लगेगा यहां पर, ठीक। इसको थोड़ा सा हम एक फ्लो में बोलने में ऐसा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं PV इज इक्वल टू NRT, है ना। RNT बोलना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा बैरियर आ रहा है, NRT बोलने में फ्लो टाइप का लगता है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम कैसा लिख लेते हैं? PV इज इक्वल टू NRT। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है और मोल्स भी। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एक कांस्टेंट आपके सामने आया है, Universal gas constant. ठीक, कैपिटल R। पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कांस्टेंट है तो वो कैपिटल R है और उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अरे बात समझ में? कैपिटल R का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। क्या क्या इसकी वैल्यूज होती हैं वो सब अभी मैं बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद, है ना। लेकिन पहले हम इस इक्वेशन के बारे में बात करें। इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। और पिछली क्लास में भी मैं आपसे कह रहा था कि जब तक नहीं पढ़ा था तब तक कोई बात नहीं थी, है ना। लेकिन अब पढ़ लिया है ना, तो अब हर कदम पे हर यूनिट में आपका सामना होगा PV इक्वल टू NRT से। बार बार आपको परेशान करने वाली ये इक्वेशन जब तक आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है ना, 11th में भी और 12th में भी, है ना। तो कितनी सिंपल सी इक्वेशन है। और मजे की बात यह है कि जितनी भी केमिस्ट्री फिजिकल होती ना, उसमें ये एक अकेली ऐसी चीज रह जाती है जो हमें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक। 12th में पहुंच जाओगे, कोई भी 11th का कंसेप्ट पूछेंगे ना तो मैक्सिमम चीजें बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन PV इक्वल टू NRT सबको याद रहता है, ठीक। तो इतनी प्यारी सी इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT। इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके अलग अलग फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, ये इसका फर्स्ट फॉर्म था आइडियल गैस इक्वेशन का। सेकेंड फॉर्म हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो PV इज इक्वल टू NRT मेरे पास है। यदि आप कहें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, PV अपॉन T इक्वल टू NR, ठीक है। और मोल्स आर कांस्टेंट। गैस के मोल क्या बने रहे? कांस्टेंट बने रहे। सिर्फ हम उसको एक कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दें, ठीक। 5 लीटर के सिलेंडर में रखा हुआ था, उसको उठा करके मैंने 10 लीटर के सिलेंडर में डाल दिया। 5 लीटर के सिलेंडर में रखा हुआ था, मैंने उठा के उसका वाल्व खोल दिया, पूरी गैस लीक हो गई, बाहर भाग आई, ठीक है ना। तो उसका नेचुरल बात है कि वॉल्यूम चेंज करा है मैंने, है ना। उससे हो सकता है उसमें टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आए, नेचुरल बात है। उससे उसके प्रेशर पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा जब वाल्व खोल दोगे आप, है ना। लेकिन मोल तो उतने ही रहेंगे ना, नई गैस प्रोड्यूस तो हो नहीं गई है। तो इसलिए हमने कंडीशन वहां पे लिख दी है कि मोल्स कांस्टेंट है। और यदि मोल्स कांस्टेंट हैं, ठीक, तो मेरे पास यहां एक रिलेशन बन जाएगा P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, हाँ या ना? ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में P1 V1 बाय T1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 बाय T2 इक्वल टू कांस्टेंट। कंपेयर कर दिया, ये रिलेशन निकल के सामने आ गया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी भी, है ना। और सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है ना। हाँ कुछ, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? फर्स्ट चैप्टर में भी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। शायद आपने भी कोई न्यूमेरिकल पूछा था तो मैंने कहा इंतजार करो, अभी उसमें चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो फर्स्ट यूनिट में कुछ जबरदस्त के न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिए थे, तो ऐसे आप देखोगे ना कभी बुक तो ऐसे इससे सॉल्व करे हुए उन्होंने। अब कैसे हम सॉल्व कर लें? फर्स्ट यूनिट कहाँ और ये 6 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं, कि नहीं। चलिए तीसरी बात करते हैं, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन।
अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने लिखा हुआ है, और बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि मोल जो होता है, ठीक, दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो इसको मैं कोई सिंबल लेकर के यदि करूं तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम भी लिख सकता हूं। मास को w ले लेता हूं, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M ले लूं, चल जाएगा पक्का, ठीक। तो pv इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, ठीक, और m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन pv, ठीक। m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन pv। कभी कभी हमें गैस डिटेक्ट करना पड़ जाती है, पहचान के बताओ ये कौन सी गैस है ना, ठीक। तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके हम अंदाज लगा सकते हैं यदि वो जानी पहचानी गैस है। जैसे मान लो मॉलिक्यूलर मास 44 आया आपके सामने, तो 44 आया तो आपने बोल दिया अरे यार CO2 हो सकती है वो, है ना। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, हो सकता वो कोई एल्केन हो सकता वो कोई एल्कीन हो सकता वो कोई एल्काइन हो, है ना। तो उसके लिए एक यूनिट और मैं आपको पढ़ा दूंगा, वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन अभी टाइम बचेगा, आप जिस स्पीड से अपन लोग चल रहे हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके स्कूल टीचर का काम है वैसे वो, है ना। तो उससे हम पहले पहचानेंगे कि उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तब जाकर के हम सजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई 44 आ रहा है तो अब उसमें कंपोनेंट कार्बन ऑक्सीजन निकले तो कंफर्म है कि वो CO2 ही है ना। तो मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एक अननोन कोई हमें यदि कंपाउंड या गैस दी हुई है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो कौन है। उसके लिए आपको ये रिलेशन यूज करना है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन टीवी। आ रही है यहाँ तक बात समझ, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इधर पे कर लें लास्ट एक और फॉर्म होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। और यदि अभी मजे की बात है, आप लोगों की क्लास के पहले आवाज आ रही होगी मेरी, है ना, तो 12th वालों को रिवाइज करवा रहा था। अब सब रो रहे, अरे सर ऐसे मोटे मोटे आपने तो ग्रंथ बनवा दिए, इतने भयंकर पढ़ते ही नहीं बन रहा, क्या पढ़ें क्या नहीं। अब समस्या ये थी कि वो चीज़ों को पढ़ा उसी लेवल पे ना, कॉम्पिटेटिव लेवल पे जा करके। अब वो अभी उतर आए हैं सिर्फ प्लेन 12th पे, तो फिर चीज़ें छांटना, उनको बताना पड़ रहा है कि ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो। अब ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि जब आप प्लेन सिर्फ 11th के बारे में बात कर रहे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी कॉम्पिटेटिव से, तो भैया आपकी यहीं खत्म हो गई आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हो गया आपका काम, ठीक है ना। अब ये थोड़ी ऊपर की चीजें, और आखिरी बात जो मैं बताने वाला हूं ये प्योर कॉम्पिटेटिव की है और जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो कोई बुराई नहीं हो जाती है उससे, है कि नहीं, ठीक। तो अभी अभी हमने देखा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा देखा है, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, बोलो हाँ, ठीक। अब क्या करूं, जरा मैं इसको ऐसा कर लूं क्या कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी एम आर टी है, V का क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। और यदि मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता पड़ेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, होता है, ठीक, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम यहां डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम यानी डब्ल्यू अपॉन वी को कैपिटल डी से शो कर सकते हैं, और कैपिटल डी से यदि शो कर सकते हैं तो P इज इक्वल टू डी आर टी बाय एम, या D इज इक्वल टू पी एम आर टी, ठीक है ना, D इक्वल टू पी एम आर टी, ऐसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, ठीक है जी। तो बहुत पूछते हैं बाबू। अब इसमें भी एक मजेदार कंसेप्ट आता है कि सेम गैस है, सेम गैस है मतलब मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, ठीक है ना भैया, मजे ले रहे मास्क लगा के, हाँ। तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। अब मॉलिक्यूलर मास यदि सेम है, ठीक, और अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर हैं गैस के, तो दो कंडीशन बना ली, तो दो कंडीशन बनेगी, तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 M1 बाय T1, या तो ऐसा लिख सकते हो D2 इक्वल टू P2 M2 बाय T2,
पर यदि मॉलिक्यूलर मास सेम है, Yes, sir. है ना, तो मॉलिक्यूलर मास इफ P1 equals to P1 by T1 है. m इज कांस्टेंट, Yes, sir. ठीक, तो समझना जरा, m यदि कांस्टेंट है तो d1 t1 बाय p1 इक्वल टू d2 t2 बाय p2। P2. Yes, sir. बोलो हाँ, ठीक है। यदि मान लीजिए यहां पर कौन कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट, Molecular mass constant है. Yes. मतलब आप एक ही गैस में बात कर रहे हैं और उसी के अंदर आप भांति भांति से फिंगर करके कभी उसका टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं, प्रेशर चेंज कर दे रहे हैं, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, Yes, sir. डेंसिटी उस गैस की किस हिसाब से चेंज हो सकती है, ये हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है, ठीक, समझ में आ रही है बात, है ना। तो मुझे लगता है पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक, और फिर उसके बाद मैं आर की आपको कुछ थोड़ी सी वैल्यूज बता देता हूं, कैसे क्या यूज करना है वो बताता हूं, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। Yes, sir. ओके, प्लीज हैव अ नोट, कम ऑन। अच्छे नोट्स बनाना। Yes, sir. हो गया? Yes, sir.
सारे लॉ आपको फिजिक्स में भी आने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक। और फिजिक्स में हो सकता आर की वैल्यूज कैलकुलेट करना सिखाएं टीचर की, ऐसे ऐसे निकाली जाती है, अपने काम की नहीं है ना। अपन पेड़ नहीं गिनते, आम खाते हैं सीधे, ठीक। तो हमारे सिलेबस में वैल्यू कैसे निकाली जाती वो काम का नहीं है, क्या वैल्यू है वो काम का है, Yes, sir. ठीक है। तो कुछ 2-3 खास वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, ठीक है ना। ये जिस फॉर्म में बता रहा हूं ये वैल्यू ऐसी कैसी रहेंगी, बार बार वार्निंग दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, बार बार आएगा अब आपको, ठीक। 11th में भी 12th में भी हर कदम पे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आर जो है कुछ एनर्जी इक्वेशंस आएंगी, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे कुछ एनर्जी इक्वेशन पढ़ेंगे, जैसे डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एनआरटी, Yes, sir. ठीक। वहां पे डेल एच को हम एंथैल्पी कहेंगे, डेल यू को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। एंथैल्पी भी एनर्जी ही एक प्रकार की जो हम लोगों ने वहां पढ़ी हुई है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, Electron की नहीं- ठीक। तो आर की वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है, आर की वैल्यू जो है वो प्रेशर के फॉर्म में तो होगी है ना, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी में भी यूज हो रहा है, और आर का जो है बहुत सारी एनर्जी इक्वेशंस के अंदर भी यूज होता है, यूज होता है, yes, sir. ठीक है। तो आपको क्या करना है, आर, ठीक। 2-4 खास वैल्यूज में आपको जो बता रहा हूं बोर्ड पे देखिएगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, सबसे फेमस वैल्यू है आर की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कब यूज करेंगे हम लोग, जब एनर्जी दी हुई हो, और एनर्जी किस में दी हुई हो, जूल में दी हुई हो, फिर टेम्परेचर केल्विन में ठीक। दिया हो। यदि मान लीजिए टेम्परेचर तो केल्विन में ही रखना है, नहीं भी दिया हो तो, Yes, sir. ठीक है ना। और आपको पता पड़ेगा कि जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, Yes, sir. लिख सकते हैं, फिजिक्स इसमें पढ़ते हो डायमेंशन वगैरह में। Yes, sir. तो आर की वैल्यू को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। Yes, sir. और कितनी बार बताऊं कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, Yes, sir. 10 to the power 7. ठीक है, 10⁷ अर्ग होते हैं, बढ़िया, ठीक। तो 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग Per Kelvin per mole. पर केल्विन पर मोल, Yes, sir. ठीक। और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको कि ये जो एनर्जी है ना, ये जो हीट है ना, इसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, जूल या अर्ग, इससे भी बड़ी यूनिट होती है कैलोरी, कैलोरी। ठीक। क्या होती है, कैलोरी, कैलोरी, yes. है ना। कोई सा भी फूड पैकेट अपन लोग खाते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है इसको खा जाओगे तो इतने कैलोरी आपको मिलेगी, है ना। पर ये नहीं बताते कि खाने से कैलोरी नहीं मिलेगी, डाइजेस्ट करने से मिलेगी, है कि नहीं। खाने से कैलोरी मिलती है क्या, खाते में तो और कैलोरी जाती है चबाने में, है ना, ठीक। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, पढ़ा ऐसा कहीं छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा हुआ, नाम तो सुना है कैलोरी का, है ना। बोलते शक्कर कम खाओ, शक्कर कम खाओ, बहुत कैलोरी बढ़ जाएगी नहीं तो, है कि नहीं। ऐसा कुछ होता जाता नहीं, फालतू की बातें। हाँ, तो यदि कैलोरी के फॉर्म में आता है तो एक्चुअल वैल्यू होती है 1.99, Yes, sir. एक्चुअल वैल्यू होती है 1.99, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन 1.99 से करना थोड़ा सा टफ है, 2 ले लेंगे, है ना। तो 1.99 को हम कितना ले लेंगे, 2 कैलोरी कैलोरी पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं बाबू, Yes, sir. ठीक। 8.314 किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 8.314 मेगा पास्कल सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल भी कर देते हैं, Yes, sir. ठीक। तो हमें सिर्फ चेक करना है
कि प्रेशर यदि पास्कल में दिया हुआ है और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। Yes, sir. बोलो हाँ, ठीक। तो प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो सट्ट से उठा करके ये वाली वैल्यू टिका देना है, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक, तो आप ऐसे रख दोगे उसको। ओके, अरे आ रही है बात समझ में कि नींद ही आ रही है? ठीक, हाँ, मेगा पास्कल में लिखा हुआ, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, किलो मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर 3 और मेगा 10 टू दी पावर 6। ठीक, लेकिन हमारे यहां जनरली प्रेशर एटीएम में यूज होता है ना। ठीक, और यदि प्रेशर एटीएम में यूज होता है तो लीटर एटीएम पर केल्विन पर, ठीक है ना। आप देखो कितनी बारीक सी बात है कि यदि एटीएम में दे दिया जाएगा तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, हैं? और नहीं दिया एटीएम में, बार में दे दिया है तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर। पर बड़े शैतान होते हैं पेपर सेट करने वाले, हैं? हो सकता वो बार में भी ना दे, वो MMHG में देते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बस निकलने ही वाले पुराना टाइप का, ऐसा तो नहीं लग रहा, पक्का? ठीक, तो चलो इतनी जिद कर रहे हो तो एक और बता देता हूं, इतनी जिद कर रहे हो तो 62.35 लीटर मिलीमीटर पर केल्विन पर। अब अच्छा लग रहा है? ठीक, पहले ही बोला था 1-2 वैल्यू बताऊंगा, ज्यादा हो गई क्या? ओ तेरी की कितनी हो गई? 9 हो गई। अच्छा, 9 नहीं करना चाहिए। ठीक, एक और बता देते हैं, 10 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आज वो भी है, सैटरडे है, सैटरडे को 9 नहीं करती। ठीक, तो एक और बता देता हूं, हाँ, 5.17 इंटू 10 टू दी पावर 19, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल पर एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम सुना हुआ है ना हमने, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में तो पढ़ा ही था, याद है ही अपने को जी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है? Yes, sir. अच्छा लग रहा है? है ना। चलो साइंस लूंगा, ले लो साइंस। ठीक है, चलिए आर का नाम लिख लीजिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जिन्हें लगता है थोड़ा सा हम मानसिक रूप से, है ना, तो उनके लिए मैं यूं कर देता हूं, ये 3 वैल्यूज। सर वर्क डन के फॉर्म में वर्क डन भी तो ऐसे ही निकालेंगे ना अपन, यस सर, है ना। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल ही तो होती ना। हाँ यस सर, वर्क की यूनिट भी तो जूल ही होती हो है। जाएगा। यस सर, ठीक, तो जूल वाली वैल्यू पुट कर देंगे आप। यस सर। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हैं? ये 3 वैल्यूज पे मैंने टिक कर दिया है, बस ये 3 कम से कम याद होनी चाहिए। यस सर, ठीक है ना। सर बाकी उसको बनाई जा सकती आप या तो बना लो या थोड़ी सी मेहनत कर लो, कन्वर्शन ही तो है, कोई अलग से। ये देखो ना, पूरी तो 8.314 है यहाँ तक, है। यस सर, है कि नहीं। तो जो दिया है उसको भी बदल सकते हैं वैसे। हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, पर इतनी बुद्धि जागृत तो है एग्जाम में। वैसे ही ऑब्जेक्टिव आने लगे तो टेंशन बढ़ गया है। हाँ, यही तो मजा है, असर्शन रीजन और परेशान करे दे रहे हैं। यस सर, हरि बोल।
अच्छे से नोट कर लेना, कुछ नहीं आए समझ में तो पूछ लीजिए। सर वो L लीटर था ना सर? या L इज ऑलवेज लीटर। Yes, sir. Sir, millimeter HG. Sir, millimeter HG. हाँ mmHg है ना, Yes, sir. ठीक। ये mmHg में है, लीटर मिलीमीटर पर केल्विन पर मोल, मतलब mmHg ही है वो। Yes, sir. सर H2O में क्या? अरे H2O में गैस कांस्टेंट नहीं लगा रहे हम, है ना। सर उसको सेंटीमीटर में कर देंगे और इंटू 13.6। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी, ठीक है, उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री में तो नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री में जितनी जरूरत पड़ेगी, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक की सब बता दी मैंने आपको, Yes, sir. ठीक है ना। और फिर भी कोई आ जाए तो कन्वर्शन आपको आते हैं, ATM को कैसे जो है हम CmHg में कन्वर्ट करते हैं, कैसे mmHg में, तो आता है हम लोगों को, है ना। पास्कल भी लिखवाया मैंने तो आपको 101325, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि सुनो ध्यान से भाई, यहां आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश हो गया, Yes, sir. पार्ट 1 खत्म, ठीक। अब हम पार्ट 2 में एंटर करेंगे, उसमें आएगा आपका डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, साथ में बता दूंगा मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आएगा करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन। एक अंकल हुआ करते थे, नाम था उनका वंडर वॉल, Water wall, yes, sir. ठीक। तो वो PV = nRT को करेक्ट नहीं मानते थे, है ना। वो बोलते Yes, थे sir. PV = nRT गलत है, और उसने अपनी एक पर्सनल इक्वेशन सजेस्ट कर दी थी, Yes, ठीक। sir. शायद कहीं डायमेंशन एनालिसिस वगैरह जब हम करते हैं ना, डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से Sir, चेक V करते minus हैं, A n square है ना। by V square into- नहीं, माइनस नहीं है। तो जब हम चेक करते हैं डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से, शायद हम लोग चेक करते हैं कि कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, Yes, sir. ऐसा। P तो plus A n square by V square. Yes, sir. B minus B nRT. ऐसी कोई इक्वेशन देखी है पहले Yes, कोई? sir. नहीं देखी, कोई बात नहीं Sir, मैं इसमें। DCQ में थी, sir, अभी dimension analysis में. तो अभी आने वाला है, अपने को तो आने वाला है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। पर बहुत लोड नहीं लेना, स्कूल एग्जाम का यदि लोड है, ठीक, तो आपके टीचर मैक्सिमम यदि पहुंचेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, है ना। फिर वो सीधे क्या होगा कि कुछ हम लोग फिजिक्स की टर्म पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, Yes, sir. ठीक, वो पूछ लेते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछना, है ना, ठीक। लेकिन अभी पढ़ें तो चलो, तो थोड़ा सा टाइम है तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स तो अभी बताता हूँ आपको, सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। लिखिए, $11 ग्राम ऑफ CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2 filled in 500 milliliter cylinder, 500 milliliter cylinder at 27 degrees Celsius, 27 degrees Celsius, calculate its pressure। ATM में कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। Yes, sir. Calculate its pressure, come on। Sir, 12.315. भयंकर आ गया, फट नहीं जाए कहीं सिलेंडर।
बहुत ज़्यादा आ गया, मैंने कहा सिलेंडर फट ना जाए कहीं। देखना बाकी लोगों का भी इतना है क्या। सर आर कौन सा लेना है? मैंने कहा एटीएम में आंसर बताइए मुझे, यस सोचिए आर कौन सा लेना। तो 0.0821 चलो ठीक, ये बात तो समझ गए। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगना है, ठीक। प्रेशर मुझे मेजर करना है तो ठीक, तो मुझे 11 ग्राम CO2 दी हुई थी, मुझे मोल नहीं दिए हुए थे, है ना। तो 11 ग्राम CO2 दी थी, तो मैं समझ गया उसमें कोई बात नहीं। CO2 मॉलिक्यूलर मास 44 है, ठीक है। अब क्या आना है, सुनिए जरा ध्यान से। बात होती है आर की वैल्यू की। यदि आपका कोई सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहा है, ठीक, तो आप प्रेशर की कोई सी भी यूनिट रख सकते हो, है ना। पास्कल में रख लो, ATM, MM, HG, बार, कुछ भी। पर हमें जब 4 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं तो नेचुरल बात है, प्रेशर पूछा गया है, हम उन ऑप्शन की यूनिट को देख करके डिसाइड करेंगे कि प्रेशर की कौन सी यूनिट वहां रखी जाए। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे ATM में चाहिए, और यदि ATM में चाहिए तो फिर आप 0.0821 रख देंगे, ठीक, 300 और यहाँ पे 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे मालूम है 90% बच्चों ने गलती कर दी होगी यहाँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर, ऊपर जो आप आर की वैल्यू रख रहे हो वो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन। ओके, चलो उठा के सॉल्व कर लो, आपका प्रेशर काय में आएगा, ATM में आएगा, है ना। देख लो जितना भी आता है, ठीक। तो कोशिश करता हूँ आज रात को या फिर कल मॉर्निंग एक शीट शेयर करता हूँ आपके साथ 12 क्वेश्चंस की आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, है ना। तो उन क्वेश्चंस को यहीं जहाँ नोट्स बना रहे हो यहाँ पे लिखना, नीचे सॉल्व करना, जो नहीं बने उसमें जगह छोड़ना, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर सकें। समझ गए बात को, ठीक। बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, किसी भी एक बुक का कोई बढ़िया सा कलेक्शन अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, है ना। आज यदि रात को तो थोड़ा लेट हो जाऊंगा, बैच ही 9 बजे छूटेगा, कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस कर लेंगे, कल शेयर कर दूँ, पर उसको कर जरूर से लेना अगली क्लास के पहले। अगली बात समझ में, ठीक है ना। तो चलो अब रोकते हैं हम आज की क्लास को अभी यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, और कोशिश करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इतनी बात पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, भैया मिल के जाना है।